हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज से हम लोग एमयू 11th का जो भी प्रीवियस ईयर है, जो एंट्रेंस में पूछा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का सेक्शन उठाया है और पूरा फिजिक्स है ना, जब तक जो 10 साल का 15 साल का आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन जो 2020 में फिजिक्स के पूछे गए थे उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये सीक्वेंस जो है ना, अलग-अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई पेपर जो आता है क्वेश्चन पेपर, वो ए हो, कोई बी हो, कोई सी हो। तो जिससे मैंने उठाया है वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 67 तक है, यानी कि टोटल लगभग हम 17 क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए बॉय ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉप्स ए स्टोन। 1 second later, he throws down another stone. Both the stone hit the ground simultaneously. The initial velocity of the second stone is। क्या कह रहा है कि कोई लड़का है ना। मान लीजिए ऐसे डायग्राम बनाइए। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डायग्राम बनाते चलें। ऐसे खड़ा है, ये 20 मीटर हाइट है। टोटल कितना है, 20 मीटर हाइट है। कह रहा है कि एक स्टोन पहले गिराता है, तो उसके जस्ट बाद है ना, 1 सेकंड बीतने के बाद, यानी कि टी इक्वल्स टू 0 पे एक स्टोन गिराता है। फिर टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, है ना, यानी 1 सेकंड बाद यही होगा, एक और स्टोन फेंकता है। और दोनों स्टोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ग्राउंड को हिट करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है, पूछ रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इस सेकेंड स्टोन की, क्योंकि ये बाद में फेंका गया है, और बाद में फेंकने के बावजूद भी ये कब हिट कर रहा है, कब हिट कर रहा है, सेम टाइम पे हिट कर रहा है। यानी कि इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंका गया होगा। तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया होगा नीचे, वही वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, उसके बाद इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आराम से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये एक आपको पता है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। एक जैसे इक्वेशन का, ये जो सेकंड इक्वेशन है मोशन का, वो क्या है, एच इक्वल्स टू, ग्रेविटी के केस में हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन चूंकि फर्स्ट स्टोन के लिए यू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो है। सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए बॉय ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉप्स स्टोन, जस्ट छोड़ दे रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा स्टोन है उसको थ्रो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ यू जीरो रखते ही ये इक्वेशन हो जाएगा। 20 मीटर हाइट है। ठीक है। जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 लेने के लिए, और टी निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है। तो ये एक जीरो कट जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल्स टू, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड। यानी कि जब पहले स्टोन को फेंका गया तब से लेकर ये जब जमीन पे टकराया तो 2 सेकेंड हुआ है। यानी कि ये जो दूसरा से स्टोन है, हाँ, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा, इसको आने में लग रहा है 2 सेकेंड। ठीक है। तो इसको 1 सेकेंड बाद छोड़ा गया है और सेम टाइम पर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि 2 - 1 दैट इज 1 सेकेंड। यानी कि सेकेंड स्टोन जो है 1 सेकेंड में जमीन पे आके हिट कर गया है। ठीक। अब फिर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। कौन सा लगा लेंगे, तो देखिए, टी दिया हुआ है, यू निकालना है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। ठीक है। जी 10 दिया हुआ है। तो यही फिर हम वही इक्वेशन लगा लेंगे, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि एच भी हमको पता है 20 मीटर, राइट। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 20। ये यू निकालना है। टी की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 सेकंड में, सेकंड स्टोन पे जिस पे हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं वो 1 सेकंड में नीचे गिर जा रहा है। ये हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 20 यू इंटू 1 यू प्लस 5। ये इससे कटेगा तो 5 आएगा। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। और यही पूछा है क्योंकि ये सेकंड, यानी कि जब इसको फेंका गया था उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। यही दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए सी वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ है।
ये देखिए ग्राफ का सवाल है ना, ग्राफ से बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से हो जाएगा। कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए गिवन ऑफ ए कार मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। ये कोई कार है जिसका स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाई द कार बिटवीन टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। कह रहा है एक कार है जिसका स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में, है ना, इसने इसने कितना दूरी चला, क्योंकि कुछ स्पीड से चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वही डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है ना स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकालें तो एरिया क्या देता है हम लोगों को, डिस्टेंस देता है, ये आपको पता है, हाँ पता होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सारे सवाल कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखिए बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, ढेर सारा फिजिक्स का सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे एग्जाम में अच्छे नंबर ला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कितना भी सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई उस चीज़ का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सवाल कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी कंसेप्ट ट्विस्ट करेगा, आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो, फिर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यानी कि अगर इसका हम लोग एरिया निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। एरिया निकालने के लिए आइए बेसिक फार्मूला अगर पता होगा आप लोगों को, जो भी अभी तक पढ़ते आए हैं तो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला अगर हम पूरा एरिया निकाल लें, क्योंकि यही एरिया जो होगा क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो इस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है, दिख ही रहा है, यानी कि 10। हाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 12 माइनस 0 दैट इज 12। ये कट गया, सॉरी ये 6, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है 60 मीटर, यानी कि, और यही एरिया निकल के आया, और एरिया क्या देता है, एरिया देता है हम लोगों को डिस्टेंस, किस ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, पता कैसे चलेगा ना सवाल में क्या है, मतलब किस सब फार्मूले पे लगेगा, किस कंसेप्ट पे लगेगा। सवाल पढ़िए और ढेर सारा क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि ये एक क्या है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस मच onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 10 kg. What is her velocity as the cart start moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. देखो ये बेसिकली ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सवाल है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल है, जैसे कोई कार्ट है, ठीक है, ऐसे ही रेस्ट पे रुका हुआ है, और एक कोई कन्या है, कह रहा है कि ये इस पे जंप कर जाती है, ठीक है। जंप करने के बाद जाहिर सी बात है दोनों एक साथ चल रहे होंगे, फाइनल कंडीशन क्या होगा, ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे होगा, और ये किसी न किसी स्पीड से दोनों मूव कर रहे होंगे, और दोनों मूव कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यही पूछ रहा है व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो दोनों एक ही साथ मूव करेंगे, जाहिर सी बात है, वरना गिर जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी जो भी निकल के आएगी फाइनल, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अच्छा, लड़की का मास क्या दिया है 40 kg, राइट। कार्ट का मास क्या दिया, अच्छा लड़की का स्पीड भी शुरू कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u1 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो कार्ट है इसका वेट दिया हुआ है 10 kg। और चूंकि कार्ट जो है स्टेशनरी कार्ट, ये फ्रिक्शनलेस व्हील है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, यानी कि इसका क्या नाम है, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फाइनल कंडीशन में कुछ ऐसा हो रहा होगा, और यहाँ पर इस कंडीशन में ये टोटल मास लेंगे, और ये टोटल मास जो है निकल के आएगा कितना, ये मान लीजिए ये m1 था और कार्ट का मास m2 था, तो टोटल मास क्या आएगा m1 प्लस m2। तो इस सिचुएशन में ये मास टोटल निकल के आएगा 50 kg, राइट। तो अब ऐसे ही लीनियर मोमेंटम, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, यम वन यू वन
प्लस m2u2 इसका टू क्या हो जाएगा mv, राइट। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि किसी एक डायरेक्शन में अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, है ना, फोर्स बैलेंस हो, तो कंजर्वेशन मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन के आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू रखते जाएंगे। 40 इंटू यू की वैल्यू 5 प्लस 10 इंटू 0, और ए एम की वैल्यू टोटल कितना है, टोटल एम 50, और ये वी निकालना है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 5 इजकल्स टू 50 इंटू वी। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई 40 इंटू 5 अपॉन 50। ये 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि 4 वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि काट की या फिर गर्ल की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर है इसमें, बी वाला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, ओके। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि एक मोटर कार है जिसका मास कितना है ना 1200 किलोग्राम, इज मूविंग along a straight line with a uniform velocity of this much. Its velocity is slowed down to this much in 4 seconds by a unbalanced external force. The magnitude of the force is, कह रहा है कि मतलब कोई गाड़ी थी, है ना, बहुत गंदा फिगर बनाता हूँ मैं, है ना, फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि फिगर से मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, काम से मतलब होना चाहिए। एक कार है जिसका मास दिया हुआ है कितना, इतना, ठीक। और शुरू में इसकी स्पीड दे रहा है कि ये 90 किलोमीटर पर आवर था। और हम लोगों को पता है ना कि हम एसआई में सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, आपने आसानी के लिए। तो एसआई में चेंज करने के लिए, यानी कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 1 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है 4 सेकंड में घट के कितनी हो जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 18 इंटू 5/18, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है स्पीड कब कम कम होगी, जब रिटार्डेशन होगा, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो वो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली मल्टीपल कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट इस सवाल में है ना। तो मल्टीपल कंसेप्ट पे सवाल आ रहा है, और ये होगा सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आपको आइडिया होगा सारे कंसेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ लगाइए, एक्सेलरेशन निकालना है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगा लें। क्यों लगा लें, क्योंकि हमको v पता है, u पता है, t पता है, a निकल जाएगा। v की वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रखते हैं। ठीक है, v की वैल्यू है 5, u की वैल्यू क्या है 25, a की वैल्यू निकालना है, और t की वैल्यू है 4। यहाँ से ये हो गया 20, इधर भेजेंगे घट के माइनस का, और ये क्या आ गया 4a, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है स्पीड कम कर देता है। ठीक है ना, ओके। अब F इक्वल्स टू ma वाला फार्मूला लगा लीजिए। यही F पूछ रहा है कि जो फोर्स, यही फोर्स लगा होगा ना जो रोका होगा उस कार को, या कार की स्पीड को कम किया होगा। m की वैल्यू है 1200, a की वैल्यू क्या निकल गया है 5, यानी कि ये कितना आ रहा है 6, ठीक है, इतना आ रहा है 6000 आ रहा है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है, अच्छा ये फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, है ना, टू ए मास m1 gives it an acceleration of this much. The same force applied to a mass m2 and gives an acceleration of this much. If the two masses are joined together and the same force is applied to the combination, the acceleration will be. पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोई मास रखा हुआ है, ठीक है, इस पे एक फोर्स F लगता है, और इसका मास कितना है m1 है, तो एक्सेलरेशन आता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। फिर कह रहा है कोई दूसरा ब्लॉक है m2, इस पे भी ये सेम फोर्स लगाया जाता है, और एक्सेलरेशन निकल के आता है क्या, इसको a1 कर लो, इसको a2 कर लो, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि दोनों को एक के ऊपर रख लो,
अब इस पे कह रहा है ये सेम फोर्स F लगाने पर कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या आएगा। कुछ नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज कर लो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। तो यहाँ से F इक्वल टू ma यूज करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये निकालना है, चलो आओ देखो यहाँ पे, यानी कि F इक्वल टू m1 a1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m2 a2, और यहाँ पर F इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा, ये टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2, ठीक है, यानी कि m1 प्लस m2 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। ओके, अब सोचो इस इक्वेशन में अगर यहाँ से m2 का वैल्यू और यहाँ से m1 का वैल्यू निकाल के रख दें तो आसानी से एक की वैल्यू निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखो F इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, F अपॉन a1, ठीक है, F अपॉन a1, और यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आएगी, F अपॉन a2। तो F अपॉन a1 प्लस F अपॉन a2, राइट, टाइम्स a। अच्छा, यहाँ a1 a2 की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से F कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2। नीचे देखिए पेज है, थोड़ा कम है ना, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अब मैंने जगह बड़ा कम ले रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए बस कुछ ना करें, वैल्यू रख दें और सॉल्व कर लें। अच्छा, ये इंटू ए है यहाँ पर, तो इसको अगर यहाँ लिखना चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब वही यहाँ लाकर सॉल्व हम लोग करते हैं। 1 अपॉन ए इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 10, a2 की वैल्यू क्या है 15, दोनों का एलसीएम 30, ये हो जाएगा 3 a2। अरे सॉल्व कर रहा हूँ इसको बेसिक यार, है ना। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 5 5 6 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आंसर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ रेडियस दिस मच एंड मास दिस मच इज लाइंग ऑन अ टेबल एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन द टेबल इज पी। बेसिकली यहाँ पर ना प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा और कुछ है ही नहीं। क्या है इसमें, एकदम सवाल एकदम आसान सवाल है, बस ये सोचना है कि रखा हुआ है तो कैसे प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है वो लिखो, है ना। थोड़ा सा फिगर बनाते चलो ना, फिजिक्स के सवाल में अगर फिगर बनाते हो ना तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कैसे, देखो कह रहा है एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे रखा होगा टेबल पे, ये कोई टेबल है। कह रहा है कि इसका जो रेडियस है आर है। अच्छा, ये अगर ऊपर से देखे तो ये ऐसे दिखेगा, ये रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये प्रेशर इज टू फोर्स अपॉन एरिया में ना हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर कह रहा है इफ इट्स रेडियस इज डबल, मतलब अब सेकंड केस में कुछ पूछ रहा है कि अगर इसका रेडियस डबल कर दें और मास ट्रिपल कर दें तो तब प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले इस केस में हम लोग प्रेशर निकाल लें, तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस केस में प्रेशर पी आ रहा है, और फोर्स क्या लग रहा है, टोटल मास इसका क्या है एम है, और ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा यानी कि एक्सेलरेशन होगा, या फिर कह सकते हो डायरेक्ट फोर्स जो होगा इस केस में एम जी होगा, ठीक है। एम मास पर फोर्स कितना लगता है ग्रेविटेशन की वजह से, एम जी। अच्छा, एरिया क्या है आर, ये इसका क्या नाम है रेडियस है, तो एरिया निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला लगाया हूँ, ठीक है। अब इस केस में कह रहा है, मान लेते हैं अब दूसरे केस में जहां पर क्या कर दें हम इसको रेडियस और बढ़ा दें और मास, जाहिर सी बात है और कह रहा है मास भी बढ़ा दें, तो कह रहा है इस केस में प्रेशर क्या निकल के आएगा, मान लेते हैं पी डैश निकल के आएगा, और नया फोर्स होगा और नया एरिया भी होगा, क्योंकि मास और क्या चेंज हो जा रहा है, रेडियस चेंज हो जा रहा है। तो इस केस में मास फोर्स कितना आएगा सोचो, तो इस केस में फोर्स निकल के आएगा एम, टोटल मास ट्रिपल कर दे रहे हैं तो यानी कि 3m इंटू जी, और एरिया क्या हो जाएगा पाई, और आर की वैल्यू इस बार कितना हो जा रहा है डबल कर दे रहे हैं यानी कि 2r, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ रही है ना इसके, ये जो एरिया है नीचे वाला, क्योंकि यही जो एरिया है इसी पर ये फोर्स लग रहा है इतना,
ठीक है, तो प्रेशर ऐसे ही निकल के आएगा। तो पी डैश देखो क्या निकल के आ रहा है, एफ डैश दैट इज 3 mg अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4 पाई r²। अब इसको देखो थोड़ा सा ना स्मार्टली मैं इसको लिखता हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं mg अपन पाई r², बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, p है, सवाल में दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी हिसाब से p माना है, तो इसकी वैल्यू p है, यानी कि 3/4 इंटू पी, और यही है इसका आंसर 3/4p। यहाँ पर आंसर दिया है b, ठीक है। यही कंसेप्ट है बेसिकली। ऐसे ही पूछता भी है सवाल, है ना, ये कोई केस दे देगा उसी के हिसाब से केस चेंज होगा, है ना। अच्छा, कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज दिस मच x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ वाटर इज y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट। कह रहा है कि आइस का जो है ना डेंसिटी है, मान लेते हैं डी है, ये कितना है x ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और कह रहा है कि वाटर का डी डब्ल्यू मान लो, डेंसिटी कितना दिया हुआ है y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि अब सवाल में पूछ रहा है कि m ग्राम अगर आइस मेल्ट हो तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। आपको पता है ना कि आइस जब मेल्ट होता है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है पानी से, सेम अगर मास है तो, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों जब केस में वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंस लेने के बाद जो आएगा वही वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम में डिफरेंस होगा। तो इस केस में मास तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि भले ही स्टेट चेंज हो जाए मास कहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो डी आई इसका टू क्या लिख सकते हैं, मास अपन वॉल्यूम, इसमें मान लेते हैं वॉल्यूम क्या आ रहा है 1 है। तो आइस के केस में जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है ये आ रहा है m अपॉन डी आई, और डी आई की वैल्यू क्या है x। ऐसे ही इस केस में क्या हो जाएगा, v2 इजकल्स टू m अपॉन y हो जाएगा। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, सोचो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। इसका आइस का पता है ना हम लोग को, आइस का जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, ठीक है। या फिर चेंज इन वॉल्यूम है तो किसी को एक दूसरे में से घटा देंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट चलो आओ, है ना, इसको हम लोग निकालते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो v2 माइनस v1 कर लेंगे। वैसे ना जब चेंज पूछता है ना, कभी भी चेंज पूछे तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे वेलोसिटी में पूछता है ना कि चेंज इन वेलोसिटी, तो हम लोग लिखते हैं v2 माइनस v1, है ना। ऐसे ही चेंज इन वॉल्यूम, तो लास्ट में से, है ना, हम उसको घटाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट नहीं बताए कि किसका वॉल्यूम ज्यादा और किसका कम, तो कोई चिंता की बात नहीं है। v2 की वैल्यू क्या है m बाई वाई, और इसकी वैल्यू क्या है v1 की m अपॉन x। यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू क्या आई 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। यही हो जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, है ना। यही हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। मिलाओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम पे ये सवाल है, सिंपल फार्मूला, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि ए बॉय ऑफ मास दिस मच 50 किलोग्राम। अच्छा, ये मैं पढ़ता नहीं हूँ क्वेश्चन, ना मैं सीधे कंसेप्ट मेरे दिमाग में रन करने लगता है। ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप, है ना, ऊपर से अप स्टेयर केस ऑफ दिस मच स्टेप्स इन दिस मच सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज दिस, फाइंड हिज पावर। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग को एनर्जी निकल जाए, है ना, या वर्क डन निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर इज टू क्या होता है W अपन T, और वर्क निकालना है। यहाँ पर वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ने पर उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही काम होगा, और जितना काम होगा वर्क होगा, उसी हिसाब से यहाँ से P इक्वल्स टू W अपन T पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो M दिया हुआ है बेसिकली 50 kg, और कह रहा है कि ये सीढ़ी पर मतलब टोटल 45 स्टेप चढ़ता है, कितने सेकंड में, T इक्वल्स टू 9 सेकंड में। और कितने स्टेप चलता है 45। और कह रहा है कि ये जो सीढ़ी है, स्टेयर केस है, ये इसकी हाइट कितना दिया है 15, तो 45 टोटल चला है,
देखो हाइट मैं टोटल निकाल रहा हूँ कि कितना ऊपर गया है। तो टोटल 45 सीढ़ी चढ़ा है और एक का हाइट है 15, तो यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते निकल के आ जाएगा टोटल कितना हाइट ऊपर गया है। तो मल्टीप्लाई करो 15 75 60 67 675 सेंटीमीटर। चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया ना तो इसमें सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा इसको मीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि एसआई में चेंज करके ही है ना जूल में आंसर आएगा और उसी हिसाब से वाट में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब एसआई में चेंज करना जरूरी है। अच्छा अभी और कुछ दिया हुआ है। अच्छा ग्रेविटी दे दिया, जाहिर सी बात है ग्रेविटी देगा तभी निकाल पाएंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लो, यू निकाल लो, तो यू कितना हो जाएगा एम जी एच। तो एम दैट इज 50, जी दैट इज 10, एच कितना है 6.75। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ मैं, यहाँ से आ गया 5 × 675। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि वहां जाके हम लोग लास्ट में इसको काट पीट के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना जूल आ गया, इतना जूल क्या आया पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना एनर्जी उसको मतलब उसके में चेंज आया है वही वर्क डन होगा, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 675 इंटू 5 जूल। ठीक है, यहाँ से पी निकालना चाहो तो डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू की वैल्यू यही है। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है 9, इसको 7 9 43 राइट, ये सही है। ये इससे काटोगे तो ये आएगा 75 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 25 2 5 7 35 2 37, यानी कि दिस मच वाट। यानी कि जो पावर की वैल्यू निकल के आई है वो कितना है, कितना है पावर की वैल्यू 375 है, 375। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो मल्टीपल कंसेप्ट का सवाल है, इस सवाल को मैंने लिखते टाइम पढ़ा था। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉल को हम लोग थ्रो करते हैं ऊपर विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। इफ इट रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर ऊपर तक जाता है, द मास ऑफ द बॉल इज, तो कह रहा है मास कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, रुको कुछ यहीं पर लिख लेता हूँ 20 जूल। और जब फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है 1 मीटर पे जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बॉल का जो मास होगा वो कितना होगा, यही हमको बताइए। थोड़ा सा ना मल्टीपल कंसेप्ट है, आसानी से लग जाएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लग जाएगा आसानी से, बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहीं से अगर हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाए तो ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें से हम लोग आसानी से मास निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो एच इज टू, है ना, हम लोग लगा रहे हैं क्या नाम है, किसी स्पीड से फेंका गया, तो मान ली यू स्पीड से फेंका गया। ठीक है, तो एक काम करो, है ना, ऐसे पहले लिख लो सिंपली कि एच इज टू 1 है, ये मैक्सिमम हाइट है। जी की वैल्यू जो है 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमको निकालना है क्या, वी निकालना है, या फिर यू कह लो, यू निकालना है। क्यों यू निकालना है, क्योंकि इसी स्पीड से हम लोग फेंके हैं, तो यानी कि उसकी वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यू की वैल्यू निकालना है। अच्छा मैं अगर कहूँ वी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, तो किसी को कोई आपत्ति? देखो बताता हूँ, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से इसको फेंका गया यू स्पीड से। ठीक है, जो भी हो इसकी वैल्यू यू हो, है ना, इसकी इसी यही वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। अगर ये 1 मीटर की हाइट पर जाएगा यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो वहीं से लिखा हूँ v इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देख लो। अच्छा इक्वेशन कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, है ना, इस डायरेक्शन को मान लो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ग्रेविटी नीचे लगती है यानी कि जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस लिख लिया ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं प्लस लिखता हूँ, माइनस कर लेंगे हम लोग। वी ये 0 है, यू की वैल्यू निकालना है, ये -2 × 10 हो जाएगा, क्योंकि -10 वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एच की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 20,
तो यानी कि यहाँ से u की वैल्यू जो आ जाएगी √20, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यही इसकी स्पीड है, ठीक है, यही इसकी क्या है, स्पीड है, मैंने यहाँ u ले लिया, ठीक है, ओके। इसी स्पीड से फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दो फटाक से। तो k की वैल्यू 20 है, हाफ m की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू क्या निकल गया, स्पीड क्या निकल गया है, √20 इसका स्क्वायर। और पता है तुम लोगों को, बिल्कुल पता है कि रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ही आता है 20। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 kg, यानी कि इसमें से हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ओके। कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, ठीक है। कह रहा है सवाल में, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर क्लिफ, एक क्लिफ के पास अपना क्लैप करता है, एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद उसका इको सुनता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस। बेसिकली स्पीड दिया हुआ है कितना, 346 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड बाद उसको इको सुनाई देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ क्लिफ है, ठीक है। पहले क्या होगा, आवाज जाएगी, टकराएगी, फिर आएगी, तब इसको इको सुनाई देगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2D कवर कर रहा है। अगर मान लो ये डिस्टेंस d है तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2D। यानी कि जो डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर रहा है वो कितना ट्रेवल कर रहा है साउंड, 5 सेकंड में 2D। अब कुछ नहीं, सिंपल लगा दो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और ये कितना है, 2D है, और ये v की वैल्यू क्या है, 346 इंटू टी की वैल्यू क्या है, 5। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल करो तो क्या आएगा, 3 1 3 2 1 2, 7 और 3 इंटू 5, ये 3 है, ठीक है। 2 से मैंने इसको काटा है, काटो मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 35, 1 36 और 3 5 3 5 5 3 8, 865 मीटर। डी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, मल्टीप्लाई करोगे तो 865 आएगा। यानी कि ये जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट यही है कि ई को सुनाई देने का मतलब, पहले डी ट्रेवल करेगा फिर लौट के आएगा तभी सुनाई, यानी कि डी प्लस डी यानी कि 2D टोटल डिस्टेंस हो रहा है, उसी हिसाब से ये डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही डिस्टेंस पूछा है कि आदमी, पर्सन और क्लिफ के बीच में कितना डिस्टेंस है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस पे सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि एक वायर है किसी मटेरियल का जिसका लेंथ L है, ये L स्मॉल l होना चाहिए, कुछ भी लिख लो, और उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है A है जो रेजिस्टेंस दिस मच, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। L लेंथ है, A एरिया है, तो रेजिस्टेंस इतना आ रहा है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2 एंड द एरिया 2A। बेसिकली फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आ रही है, कब, जब L की वैल्यू, हाँ L है और A की वैल्यू A है, मान लेते हैं ये ऐसे, तो यानी से और ये कोई एक मटेरियल है तो उसका मान लेते हैं क्या, रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, तो R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L/A। तो यहाँ से रो L/A और R की वैल्यू क्या है, 4, ये एक इक्वेशन बना लो, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। दूसरे केस में कह रहा है कि R डैश क्या होगा अगर लेंथ जो है L डैश L/2 है और एरिया जो है, मान लें नया एरिया A डैश, वो क्या है, 2A। तो यहाँ भी लगा लो R डैश का फार्मूला, यानी कि रो L डैश अपॉन A डैश। अब कहोगे रो सेम क्यों यूज कर रहे हैं, सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, इसीलिए। तो R डैश इज टू रो L डैश की वैल्यू क्या है, L/2, दैट इज L/2, और A की वैल्यू 2A, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, रो L/A। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना है, देखो यहाँ 4 है, ठीक है, तो 1/4 इंटू 4 दैट इज 1 ओम। तो जो R डैश निकल के आ रहा है वो क्या है, बेसिकली 1 ओम है। तो जो अब रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगा, ये जिसका एरिया 2A हो और लेंथ क्या हो, L/2, 1 ओम होगा।
ओके, ये सवाल पढ़ो। बेसिकली कुछ करना नहीं है, ए बी के अक्रॉस हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ए बी के अक्रॉस, और आर की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3 ओम दिया हुआ है। पढ़ लो, क्वेश्चन में से सिंपल लिखा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा भारी भरकम सवाल नहीं है। अब करना क्या है ये देखो। सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाला सर्किट सॉल्व करेंगे। यहाँ से चलते आओ, इधर से चलते आओ, तो ये देखो, ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इनका इक्विवेलेंट 3 + 3 6 आएगा। सर्किट को छोटा करो, ठीक है। सर्किट को छोटा करेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या आया है, इसका इक्विवेलेंट आया है 6 ओम, इसका क्या है 3 ओम, इसका क्या है 3 ओम, और इसका भी क्या है 3 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए, दोनों पैरेलल में है, दिख ही रहा है, तो पैरेलल में इसका निकालो, है ना। तो 1/r इक्वल्स टू 1/3 + 1/6, तो एलसीएम 6, ये 2 + 1, 1/r, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 2 यानी कि 2 ओम। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल के आया। तो यहाँ पर अगर और सर्किट को हम लोग छोटा करें, तो ये इसकी वैल्यू इन दोनों का है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 2 ओम, और इस ये पता है ऑलरेडी 3 ओम दिया है, ये भी 3 ओम दिया है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तीनों सीरीज में है तो 3 3 6 2 8 8 ओम। ये यहाँ का आंसर है। इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, काफी बड़ा होगा था स्लाइड, ठीक है। तो 8 ओम आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट। बढ़िया सवाल है। अगला सवाल एकदम कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा पढ़े होगे तो लगा लोगे। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो, ठीक है, ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि उसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कि द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। कह रहा है कि क्या ऐसे परपेंडिकुलर टू द वायर फील्ड होगी, बी, या फिर फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वायर, या फिर ऐसे होगी पैरेलल, या फिर कह रहा है कि द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, मतलब रेडियल मतलब लाइन कह रहा है, मतलब इससे रेडियली आउटवर्ड हो, है ना, इस तरह का। ये भी है एक रेडियली आउटवर्ड, कह रहा है ऐसा होगा। या फिर द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन ए वायर। कंसेप्ट अगर पढ़े होगा तो सिंपली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा हो, तो यहाँ से राइट हैंड जब थंब रूल लगाओगे, है ना, थंब रूल लगाओगे ऐसे, तो ये डायरेक्ट, इसको अंगूठे को कर लो इस डायरेक्शन में, तो जब करंट के डायरेक्शन में, क्यों करंट आई ऊपर जा रहा है, तो ये जो उंगली है जिधर मुड़ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फील्ड होगा, यानी कि कुछ ऐसे फील्ड निकल के आता है, पढ़े होगे, ठीक है। या फिर अगर ये चीज न समझ में आए कि कैसे मैंने निकाला है, तो ये तो पता होगा ना कि कोसेंट्रिक सर्किल जो होते हैं, ये ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है नियर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें से, ऐसा किसी भी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो नहीं आता है, ऐसे आता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एकदम क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, ए टिपिकल सोलर सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू सन अबाउट दिस मच। मैंने पूछ रहा है कि एक जो टिपिकल सोलर सेल है, ये फैक्चुअल है बेसिकली, सवाल है एकदम टोटल फैक्चुअल है। एनसीईआरटी पढ़ोगे अगर, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज में, उसी में सोलर एनर्जी के बारे में दिया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन है बेसिकली कि जो एक सोलर सेल होता है वो 0.51 वोल्टेज और पावर जो है, पावर जो है 0.7 वाट जनरेट करता है, ठीक है। इसी का कॉम्बिनेशन बनता है सोलर बैटरी, ठीक है। तो यानी कि इसके हिसाब से जो सी वाला आंसर है वो सही है। पढ़ लोगे थोड़ा सा ना, नेचुरल रिसोर्सेज से सीधे सवाल आते हैं, अगर आते हैं तो कोई इसमें बहुत बड़ा भारी भरकम न्यूमेरिकल है नहीं। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया जाता है एट डिस्टेंस ऑफ दिस मच सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, है ना, ऑफ फोकल लेंथ दिस मच। कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। कन्वेक्स मिरर, ओके, नो प्रॉब्लम। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, गड़बड़ तो नहीं बना रहा हूँ मैं। कह रहा है कि इसके सामने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू की वैल्यू क्या आ रही है,
सीधे सीधे लिखते जाएं हम लोग, तो यू की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। और यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये पोल से, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में नापा जाता है। रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट में नापा जाता है। ऐसे कह सकते हो कि पोल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, डिस्टेंस इसलिए नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो दिया हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ इधर होगा यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, 2 1/v+1/u, सिंपल है एकदम। 1/15 ये हो जाएगा, 1/v निकालना है, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। ये इसको उधर भेज दो, प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो फिर प्लस, तो यानी कि 1/15 + 1/10। सॉल्व करोगे इसको तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, 15 2 3, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, क्लास 6 में पढ़ाया जाता है ये सब सॉल्व करना। ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करो, ये भी सिखा दूंगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगला जो सवाल है ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से है। कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज दिस मच in front of the eye, the power of the lens required to correct this defect। बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ निकालने के बाद क्या करेंगे, उसी फोकल लेंथ से पावर निकाल लेंगे, P = 1/f करके, या जो भी है 100/f करके। ठीक है, उसी के बेसिस पे इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है वो कितना है, 50, यानी कि जो V की वैल्यू है क्या है, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये मायोपिक पर्सन के लिए यानी कि ये कहाँ तक देख सकता है, इनफाइनाइट तक देख सकता है, तो माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा इसका, यू हो जाएगा। और एफ निकालना है, लेंस का फार्मूला लगा लो। अच्छा, लेंस के फार्मूला से क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f निकालना है, 1/v की वैल्यू क्या है, 50 - 1/, ये u की वैल्यू इन्फिनिटी है। अच्छा, 1/∞ जो होता है ये 0 होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कंसेप्ट। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, f की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो पावर निकालना है, तो पावर के लिए सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो 100/f कर लेंगे, तो यानी कि 100/f दैट इज 50, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पता होना चाहिए, यानी कि +2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर है, जो है बी। ठीक है, एक और सवाल होगा, है ना, मेरे हिसाब से, हाँ एक और सवाल है बस, इसके बाद खत्म, है ना, छुट्टी, टाटा बाय बाय, गया, है ना। कह रहा है कि एरिया ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 is incident on a glass air surface at an angle of 45 degree. The refractive index of air is this, the ray will। ये बेसिकली डाटा दिया हुआ है और उसी डाटा के बेसिस पे हम लोग को क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। बता दे रहा हूँ कैसे। कह रहा है कि एक ऐसे कोई ब्लॉक है ग्लास का, इसमें कोई रे ट्रेवल कर रही है ऐसे, और ये मान लो ये ग्लास है, तो कह रही है कि जब इस सरफेस पे गिर रहा है, तो गिरने के बाद ये इंसिडेंट किस एंगल पे गिर रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, जो एयर है इसका मान लो Na1 दिया है। ठीक है, और ये W, ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, Ng मान लो इसको, इसकी वैल्यू क्या दिया, √2। तो कह रहा है कि अब इसी डाटा के बेसिस पे रिजल्ट निकालना है। तो कुछ मत करो, स्नेल का लॉ लगाओ, उसी के हिसाब से जो समझ के आएगा उसी के हिसाब से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो स्नेल लॉ क्या करता है, कहता है इस मीडियम में क्या जा रही है, लाइट जा रही है, तो यहाँ से लगाओ स्नेल लॉ, तो एन ए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जी इजकल्स टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन, साइन आई क्या है 45, और ये आर निकालते हैं, चलो वही निकाल के फिर देखते हैं क्या होगा, आर। अच्छा, ये एन ए इजकल्स टू एन ए जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे निकल के आएगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, एन ए जी तुम लोग को पता होगा, है ना, ऐसे पढ़े हो ना, क्या क्या होता है,
एन जी अपॉन क्या होता है, यही होता है एन जी अपॉन एन ए, बताओ कमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, एन जी है √2, ये मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये √2 अपॉन 1, ये ऐसे नहीं होता है ना, ये हम गलत बता रहे हो। देखो क्या होता है, ये होता है, कहाँ गया मास्टर, ठीक है, कर्सर यहाँ है, हाँ, यानी कि ये एन ए अपॉन एन जी होता है, ये होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो एन ए जी इक्वल्स टू एन ए, क्या एन ए की वैल्यू क्या है 1, एन जी की वैल्यू क्या है √2, यानी कि 1 अपॉन √2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2 अपॉन साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन आर इजकल्स टू √2 इंटू 1 अपॉन √2, यानी कि ये कटेगा, यानी कि 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, साइन की किस एंगल पे 1 वैल्यू आता है, तो 90। तो यानी कि जो जिस एंगल पे ये रिफ्रैक्ट होगा वो 90 होगा, 90 बनने का मतलब ये, यानी कि जो रे है कुछ ऐसे निकल जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, है ना। रिफ्लेक्शन होगा बेसिकली, उस मीडियम में लाइट नहीं जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये इसको जिस एंगल पे ऐसा होता है कि रिफ्रैक्टिव जो एंगल है ना, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो अगर 90 आ जाता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब थोड़ा भी ना रे को ऐसे डालोगे, थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल बढ़ाओगे, तो ये ग्लास में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये लाइट। ठीक है, और इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो खैर कंसेप्चुअल क्लास है नहीं, हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इमर्जन इनटू एयर विदाउट एनी डिविएशन, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आराम से यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, नीचे पढ़ो, इमर्जेस इनटू एयर विथ एन एंगल ऑफ दिस मच। क्यों, क्योंकि बिना डेविएशन के तो पॉसिबल ही नहीं है रिफ्लेक्शन होगा। विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू ग्लास, नहीं, क्योंकि ये वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ही अभी है, एंगल बढ़ने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, कुछ एब्जॉर्ब होगा लेकिन 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ग्लास है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन था सारा का सारा, है ना, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके अलावा कमेंट कीजिए अगर कोई किसी और साल का चाहिए, वैसे मैं तो कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।